नमस्कार, आपका स्वागत है आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा पे कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आ गए हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की जो बहुप्रतीक्षित सूची थी वो क्या आई कि आते ही बवाल कट गया। वहाँ पे एक ऐसा नाम आ गया, एक राष्ट्रीय नेता का, आनंद शर्मा का। वही दूसरी तरफ से कांग्रेस ने आखिरी दाव जो है रायजादा पे लगाया है। तो कांगड़ा में जो अब ये जो समीकरण बने हैं, यहाँ से आनंद शर्मा जो है वो मैदान में उतरे हैं। आनंद शर्मा के मैदान में उतरने के बाद राजीव भारद्वाज के साथ मुकाबला, और क्या कहती है कांगड़ा लोकसभा की राजनीति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे विशेष राजनीतिक विशेषज्ञ विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, सबसे पहले आपका समाचार फर्स्ट में स्वागत है। तो एक तरह से टिकटों पे काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी नाम आगे चले थे, जिसमें आर.एस. बाली जी का नाम भी था, आशा कुमारी का नाम था। सब नामों को धराशायी करते हुए अब कांग्रेस में आनंद आ गया है। इस आनंद पर आपको क्या लगता है? इस आनंद की कितना ज़मीनी स्तर पे लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया। आनंद पंकज दोनों तरह से आ रहा है। आनंद मौसम में भी आ रहा है और राजनीति में भी आ रहा है। तो जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है और मौसम में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसी तरह से राजनीति में भी, और खास करके हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी वैसे ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और अगर हम कांगड़ा की लोकसभा सीट की बात करें, कांगड़ा की स्पेशली पॉलिटिक्स की बात करें, तो यहाँ का मौसम तो बड़ा रंगीन बना हुआ है और बिल्कुल वैसा ही है। कभी ठंड का एहसास हो रहा है और कभी गर्माहट आ रही है जी। तो आप अब आनंद शर्मा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से, और आनंद शर्मा किसी परिचय के मोहताज तो हैं नहीं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस की ओर से, और हिमाचल प्रदेश का ही वो व्यक्ति है जिसने बड़े स्तर पे नेतृत्व किया है। तो आनंद शर्मा के आने के बाद आप प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की इस टक्कर को कहाँ पे अब वर्तमान में किस स्थिति में देखते हैं? पंकज जी, थोड़ा सा जब भी हम राजनीति की बात करते हैं और यहाँ की माहौल की बात करते हैं, मुझे लगता है जो पहला प्रेफरेंस हमको मिलता है किसी भी कैंडिडेट को लेके या कैंडिडेचर को लेके, वो जितने हमारे वोटर्स और खास करके लीडर्स होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से मिलता है। तो जैसे ही आनंद शर्मा जी की टिकट की अनाउंसमेंट हुई है, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, खास करके जो कांग्रेस के लीडर हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कांग्रेस वर्कर्स की बॉडी लैंग्वेज देखिए, इवन बीजेपी वर्कर्स की बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, कहीं नजर नहीं आ रही है, एकदम से सन्नाटा है। तो ना उत्साह नजर आ रहा है, ना ही बहुत कोई विद्रोह की बात नजर आ रही है। ये जो गुपचुप और शांति वाली स्थिति नजर आ रही है, बहुत अलग तरह के संकेत देती है। तो कांग्रेस में भी अलग तरह की शांति है, हम कहें कि घुप अंधेरे वाली शांति है, और भारतीय जनता पार्टी एकदम से ऑब्जर्व कर रही है कि अब राजनीति कौन सी करवट में बदलने जा रही है। तो ये जो शांति है, आपको क्या लगता है कि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि केंद्र से एक बड़ा नेता आया है, तो कांग्रेस में विद्रोह वाली कोई स्थिति या किस तरह का बयान तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में कोई हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि बड़े स्टेचर के नेता है। खासकर मैं कहूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू के, वो एक तरह से पॉलिटिकल मेंटर भी रहे हैं, जिसे हम अपनी खालिश भाषा में राजनीतिक गुरु कहते हैं जी। तो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक दाव लगाया है, उनके राजनीतिक जो गुरु हैं या पॉलिटिकल मेंटर हैं वो कांगड़ा से उतारा है। कितनी बड़ी चुनौती। सबसे पहले आप सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार को देखते हैं। पंकज, चुनौती मुझे लगता है बहुत बड़ी है, और चुनौती का एक बड़ा कारण ये भी लग रहा है कि पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अब वो पॉलिटिक्स के दिन चले गए कि नाम से राजनीति की जाती है। अब राजनीति में लोगों के साथ कनेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जिस तरह से अगर हम पिछले 15-20 सालों की पॉलिटिक्स देखें तो अब तकरीबन 3-4 जनरेशन आगे आ गई हैं। और अगर हम पिछले 10 सालों का सिनेरियो भी देखें तो बहुत सारे वोटर्स मुझे लगता है जो नए निकल के आए हैं, जो शायद आनंद शर्मा का नाम भी नहीं जानते होंगे। तो जो 10 साल में नई पॉलिटिक्स, नए वोटर्स जो हमारी वोटर सूची में जुड़े हैं, वो कितना आनंद शर्मा को जानते होंगे, कितना आनंद शर्मा की जो पर्सनैलिटी है, उनका ऑरा है, उससे रूबरू होंगे। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। तो आनंद शर्मा जी के लिए एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है। एक तो पहला चैलेंज ये है कि आनंद शर्मा की कर्म भूमि कभी कांगड़ा रही नहीं है, और अब तक जब भी आनंद शर्मा जी का कनेक्ट रहा है, शिमला से बाहर निकल के कहीं और रहा नहीं है। तो कांगड़ा में किस तरह से लोगों के साथ अपना कनेक्ट बनाते हैं, और उससे पहले कनेक्ट बनाना पड़ेगा जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक वर्कर हैं, इवन पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो उनके बीच में आनंद शर्मा जी का सामंजस्य कैसे बनता है और लोगों के साथ जुड़ाव कैसे होता है, वक्त बड़ा कम है। बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा।
निश्चित तौर पे अब चेहरा बड़ा है, उपलब्धियां बड़ी है, लेकिन वो जनता तक पहुंचाना जो है वो मात्र 28 दिन का समय है। वो शुक्रवार को शायद आ रहे हैं, जो कार्यक्रम लगभग उनका निश्चित हो रहा है, वो कांगड़ा में आएंगे। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि उनकी कर्मभूमि निश्चित तौर पे थोड़े समय के लिए शिमला रही है, लेकिन अधिकांश समय उनका दिल्ली में बीता। बिल्कुल बिल्कुल। और कांगड़ा में आएंगे, कांगड़ा से किस तरह कनेक्ट करेंगे ये अपने आप में आपने सही बात कही, चुनौती। अब अगली बात करता हूँ कि भाजपा का मूल मंत्र है कि वो पन्ना प्रमुख और संगठन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास एक एज है कि यहाँ पे 10 विधायक उनके पास हैं, 17 सीटों में 10 पे उनके विधायक हैं, विशेषकर कांगड़ा में मजबूत पकड़ है। तो आपको क्या लगता है कि आनंद शर्मा के लिए ये जो विधायकों के कंधे हैं, क्या उनकी जो नैया है उसको पार लगाने में काम आएंगे कि नहीं आएंगे? थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चूंकि जो प्रतिष्ठा है वो विधायकों की भी दांव पे लगी रहेगी, तो डेफिनेटली उनको मेहनत करनी पड़ेगी और उनको जो समर्थन उनको उनके विधानसभा चुनावों में मिला था उसको बरकरार रखना उनके लिए चुनौती रहेगी। लेकिन लोकसभा एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा चुनाव तकरीबन 15 विधानसभा क्षेत्रों का है, अगर हम चंबा और कांगड़ा को मिला के रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी कैसे बन पाती है, जो मुझे कांग्रेस के लिए चिंता की बात लग रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक इंक्लूसिव मैनर में चुनाव लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं है जितना कि बीजेपी को है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीग्रेटेड मैनर में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, इंक्लूसिव मैनर में चुनाव कैसे लड़ा जाता है और वॉर स्ट्रैटेजी कैसे होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसके लिए कांग्रेस रणनीति कैसे बनाती है, क्योंकि रणनीति बनाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी अक्सर 21 रहती है। आपने ठीक बात कही कि रणनीति यानी सबसे महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में जब वो आएंगे कांगड़ा में, तो कुल मिला के उनका चुनावी सारथी कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा जो उनकी पूरी चुनावी राजनीति को और उन्हें वो कांगड़ा को जनता की नज़र से दिखाएगा, आनंद शर्मा को। तो ये चुनावी सारथी आपको क्या लगता है कि इस बारे में कौन चेहरा आपको ऐसा नजर आता है जो आनंद शर्मा का करीबी भी माना जा सकता है, या आपको लगता है कि जो इस सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर नियुक्त नहीं किया गया है और ये भी देखना होगा। तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुझे लगता है सारथी की रहेगी कि आनंद शर्मा का सारथी कौन होगा जो पूरे कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में उन्हें आगे ले जाएगा, उनकी बात को पहुंचाएगा और कौन से मोड में, किस मॉड्यूल में कहां बात करनी है उसकी उन्हें जानता है। पंकज जी, अगर हम चंबा और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो उसमें आज की तारीख में विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक इकाई है, अलग अलग कड़ियां हैं। इन कड़ियों को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इनका आपस में समायोजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन कड़ियों को जोड़ के कैसे रखना है और एक प्रभावी रणनीति कैसे बनानी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस के पास ऐसा नहीं कि लीडर्स नहीं है। अगर हम चंबा कांगड़ा की बात करते हैं, बहुत दमदार लीडर हैं, तेज तर्रार नेता हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा पहलू है जिसके ऊपर कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। और ये बैजनाथ से लेके इवन हम चंबा और तीसा की बात करते हैं, वहां तक सबको एक सूत्र में बांधना, सबका भरोसा जीतना और सबको दिन रात एक करके काम करना और करवाना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कांग्रेस को करना पड़ेगा। $1 मिलियन क्वेश्चन तो पहले टिकट था, अब टिकट आ गया, उसके बाद जो है $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आनंद शर्मा को किस तरह से ज़मीनी राजनीति में मजबूती से कांग्रेस को उतारना होगा और सारा का सारा दायित्व रहेगा जो विधायक है। कभी 11 होते थे, अब सुधीर शर्मा जी के जाने के बाद जो 10 ही रह गए हैं। अब हम अगली बात सबसे महत्वपूर्ण जो हम करते हैं कि सबसे बड़ा जो टैग जो आज भाजपा ने भी आरोप लगाया है कि इन्हें कैंडिडेट नहीं मिला तो इम्पोर्ट किया गया है, ये जो क्षेत्रीय भावनाएं होती है इनसे किस तरह से कांग्रेस लड़ेगी? क्योंकि आपने पहले कहा कि उनकी कर्म भूमि नहीं रही है। हाँ, निश्चित तौर पे वो ये कह सकते हैं कि आई बिलोंग फ्रॉम हिमाचल, लेकिन कांगड़ा से उनका कनेक्ट किस तरह जोड़ना है और जो भाजपा का जो हमला है इसको काउंटर करने के लिए क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो जो एक सेंटिमेंट्स होते हैं क्षेत्र को लेके वो शायद बहुत ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। आनंद शर्मा जी का राजनीतिक कद बहुत ऊपर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उनका बड़ा नाम है और बहुत एग्रेसिव और बहुत ही संतुलित बात करने वाले नेता माने जाते हैं और जाने जाते हैं। लर्नर्ड हैं, बहुत ही अलग तरह से अपनी बात रखते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं राजीव भारद्वाज की, राजीव भारद्वाज भी बहुत ही सहज तरीके से अपनी बात रखते हैं और उनकी भी आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है, प्रवक्ता और वक्ता बहुत अच्छे हैं राजीव भारद्वाज। तो जहाँ तक एक्सप्रेशन की बात है
मुझे लगता नहीं कि दोनों जो लीडर हैं उसमें कोई भी कम है। दोनों का अपना अपना आर्टिकुलेशन है, अपना अपना बात रखने का तरीका बड़ा इंप्रेसिव है। तो इस मामले में मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है अगर हम थोड़ा सा आकलन करने की बात करते हैं। रही बात क्षेत्रवाद की, तो क्षेत्रवाद इसलिए इस मुद्दे को उठाया नहीं जा सकता है, हल्का फुल्का कहीं इसकी वेब बनाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि मामला चंबा और कांगड़ा का है। तो चंबा अपने आप में, चंबा के अपने सेंटीमेंट्स हैं, कांगड़ा के अपने सेंटीमेंट्स हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा सेंटीमेंट्स की बात करती है तो चंबा के सेंटीमेंट्स भी अपने हैं, जिसको बैलेंस करना बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगा। कांग्रेस के लिए इसलिए मुझे बड़ी ज़्यादा चुनौती लगती नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश से उनका ताल्लुक रहा है। वो अपने शिमला में उन्होंने पढ़ाई की हुई है, जो आजकल RKMV कॉलेज माना जाता है, झक के नाम से जाना जाता है। वहाँ से वो ग्रेजुएट है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से उन्होंने फर्दर हायर एजुकेशन की हुई है और हिमाचल प्रदेश राज्यसभा के कैंडिडेट भी रहे हैं। तो क्षेत्रवाद वाला मुद्दा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चलने वाला है। लेकिन मुद्दा जो चलने वाला है वो केवल कम्युनिटी कनेक्ट वाला जो चलने वाला है। हालांकि जब हम राजीव भारद्वाज की बात करते हैं तो वो भी अभी तक कहीं के MLA रहे नहीं है, तो राजनीतिक कद उनका उतना बड़ा नहीं है। वो केवल एक कांगड़ा सेंट्रल बैंक के चेयरमैन रहे हैं, वो नूरपुर में अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, जसूर में, धर्मशाला के बेसिकली रहने वाले हैं। लेकिन उस तरह से अगर हम राजनीतिक आधार की बात करते हैं, उनको जो एज मिल रहा है वो ये एज मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपने आप में बड़ी ताकत है। वो ग्रास रूट से लेकर हर लेवल पर आपको बड़ा स्ट्रक्ट नजर आता है। कांग्रेस के पास उतना स्ट्रक्चर्ड संगठन आपको मिलता नहीं है, यह कांग्रेस की खामी है। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ आनंद शर्मा जो बहुत ही हैवीवेट कैंडिडेचर है जिनका, दूसरी तरफ राजीव भारद्वाज जिनका कैंडिडेचर उतना दमदार नहीं है, लेकिन उनके पास संगठन की ताकत है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह की चीजें आगे बढ़ती हैं। अब मैं अगली बात कहूँगा, कार्ड की बात है कि यहाँ से हम देखें तो राजेश शांता कुमार ब्राह्मण नेता है जो यहाँ से जीते हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखें तो जिस कम्युनिटी के दोनों हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी जिसकी हम बात करते हैं, वो उतना दमदार फैक्टर यहाँ नहीं है। राजपूत और OBC एक फैक्टर है और उसके बाद ST एक फैक्टर है, लेकिन ये ब्राह्मण वाले फैक्टर पे दोनों दलों ने दाव लगाया। ऐसा इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर एक ने कहा ब्राह्मण दिया तो हम भी ब्राह्मण देंगे? इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है? हाँ, राजनीति मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, वो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेंटीमेंट्स क्षेत्र के नाम पे भी होते हैं और कम्युनिटी के नाम पे भी होते हैं, अलग अलग रहते हैं। जैसे गद्दी के अपने सेंटीमेंट्स रहे, OBC के अपने सेंटीमेंट्स होते हैं, हर बिरादरी के अपने अपने सेंटीमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जब देश की बात आती तो लोग अपने सेंटीमेंट से निकल के देश की बात करते हैं, वो सही बात है। लेकिन इस बार अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। कांगड़ा की अगर हम राजनीति की बात करते हैं या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि दोनों ही दलों ने एक ही कम्युनिटी से एक ही समुदाय के कैंडिडेट दिया हो। ये पहली बार हुआ है। अदरवाइज अब की बार ऐसा, अब तक ऐसा होता रहा है कि अगर वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट होता रहा है तो वहां से OBC कैंडिडेट होता रहा है, वहां से राजपूत कैंडिडेट होता रहा है तो वहां से OBC कैंडिडेट होता रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन अब तक चलता रहा है, ऐसा पहली बार हो कि पहली बार ब्राह्मण कैंडिडेट दिया जा रहा है। अब दोनों ही पार्टियों के दिमाग में चल क्या रहा है, ये थोड़ा सा आने वाले वक्त में पता लग जाएगा, क्योंकि कास्ट सेंटीमेंट किस डायरेक्शन में जाते हैं और कैसे जाते हैं, ये अपने आप में कई बार अलार्मिंग हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि समुदाय में इसमें अब दूसरे समुदाय तय करेंगे कि हमें किसको आगे भेजना है, क्योंकि अपने समुदाय के वोट तो लगभग बराबर हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन मुझे लगता है जो राजपूत समुदाय है, जो OBC है, वो तय करेंगे कि हमें किसी। अब आखिर बात करते हैं कि ये जो कांगड़ा का दुर्ग है, कांगड़ा किला जो है वो ऐतिहासिक है और कई बार उस पर आक्रमण हुए। उसी तरह से ये जो कांगड़ा का संसदीय क्षेत्र का जो किला है, ये भाजपा का भेद्य दुर्ग धीरे धीरे बनता जा रहा है। लगातार 3 इलेक्शन भाजपा जीत चुकी है, भगवा लहराता है 3 से, और पिछली बार तो रिकॉर्ड मतों से 5 लाख के करीब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत इस लोकसभा क्षेत्र ने दी थी। आपको लगता है कि क्या यही लोकसभा क्षेत्र एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे बेहतर जगह थी कांग्रेस के लिए? क्योंकि 3 बार जीत, 5 लाख वोट, मतलब कुल मिलाकर के अभेद्य दुर्ग नजर आता है भाजपा का ये। तो कांग्रेस आनंद शर्मा को लेकर क्या इस चुनावी किले को भेद पाएगी? हाँ पंकज जी, अगर तो ये इलेक्शन मुद्दों के ऊपर आधारित हो गया, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, वो वायदे सारे के सारे हवा में हैं। चाहे आप ब्रॉडगेज की बात कर लीजिए, बहुत पुराना मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रॉडगेज की बात और उसका आश्वासन देके गए हुए हैं। हमारे यहाँ के जो सांसद रहे हैं वो भी ब्रॉडगेज का मुद्दा उठाते रहे।
और लोगों से वायदा भी करते रहे। दूसरे शब्दों में कहें कि जनता की 70 साल से रेल बन गई, पर हमारे यहाँ रेल नहीं बनी, सभी दलों में नहीं। Correct. बिल्कुल, अंग्रेजों के बाद से 1 इंच भी रेल बिल्कुल। की पटरी आगे नहीं बढ़ पाई। और हमारे पड़ोस में देखिए आप, Correct. हमारे पड़ोस में बाया हमीरपुर, अब हम देख रहे हैं कि शायद बाया हमीरपुर ज्वाला जी तक रेल आएगी। Correct. तो ये बदलते दौर का संकेत और नेतृत्व का संकेत है। तो अगर हम रेल नेटवर्क की बात करते हैं तो कांगड़ा चंबा के जो लोग हैं उनकी भावनाओं की रेल बनी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कई दिनों से, कई सालों से भुनाती रही है, उठाती रही है। प्रधानमंत्री भी भरोसा देके गए थे, लेकिन रेल वही की वही है, सर की नहीं है, 1 इंच तक बड़ी नहीं है। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। तो यही कह रहा हूँ, अगर ये मुद्दा चुनाव मुद्दों के ऊपर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह का और कैसे जवाब देगी, कि उनको भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके जाएगा। बिल्कुल, मुकाबला सीधा हमीरपुर से होगा। हमीरपुर में रेल आ गई, हमीरपुर में सीयू बन गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगला जो बड़ा मुद्दा है दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूपीए 2 में जिला कांगड़ा को मिली थी, यूपीए लेके आई कांगड़ा में, और कांगड़ा एक धर्मशाला थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल के हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चली जाती है, और कांगड़ा के जो वर्तमान सांसद रहे हैं उफ तक नहीं करते। तो ये जो कांगड़ा का सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलना और कांगड़ा के हितों को के साथ कुठाराघात होना और यहाँ की जो फैसिलिटी थी उसको हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट करना, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। लोग इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा। और कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे भुनाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक बात और कि कई बार से कहा गया था कि जो हमारा पंजाब के लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ पे औद्योगिक एरिया डेवलप करेंगे, हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं। चंबा में सीमेंट कारखाना कई सालों से लग रहा है। अब तो लोगों के, मैं जस्ट आपकी बात को इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ एक बार फिर से थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो देहरा कैंपस बनता है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, वो तैयार है, इनॉग्रेशन होने के लिए तैयार है। कांगड़ा में जो कैंपस बन रहा है, जिसे हम नॉर्थ कैंपस की बात कहते हैं, उसकी अभी कोई आहट तक सुनाई नहीं दे रही है। तो देहरा कैंपस को इतनी जल्दी क्लियरेंसेस मिल जाती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, बहुत आनंद फानंद में जल्दीबाजी में चीज़ें होती हैं और ज़मीन पे उतर जाती हैं। लेकिन कांगड़ा का जो कैंपस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एकदम से इग्नोर रहता है, अभी भी कागजों में झूल रहा है। देखिए मुद्दे बहुत है। अब बात वही आ गई कि कांग्रेस किस तरह उठाती है। भाजपा के पास अपने अलग मुद्दे हैं, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ा मुद्दा जो है मोदी है। लेकिन मोदी और मोदी की गारंटी को लेकर, लेकिन गारंटी की बात एक और आती है, जो भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे सांसद चंबा के साथ भी गारंटी देते आए हैं कि चंबा के लोगों के रोजगार के लिए वहां पर सीमेंट कारखाना खोलना है। और आज की बात नहीं है, कई सालों की बात है, दशकों की बात है। बहुत सारे सांसद चंबा को सीमेंट कारखाने का झुंझुना पकड़ाते रहे हैं, वो जमीन पर उतरा नहीं है। लोगों को सोचना है। और ये मुद्दा, इस तरह के मुद्दे किसकी फेवर करेंगे और किसकी डिसफेवर करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, भाजपा के पास भी जैसे 4 लेन बन रहा है, आप देख रहे होंगे, बड़ी चीज़ें हैं जिनसे भाजपा भी, मुझे लगता है मोदी की गारंटी जो जिस तरह से किसानों को सीधे दिया जा रहा है, किसान निधि दी जा रही है, कई ऐसे उनके जो सेंट्रल फ्लैग प्रोग्राम है उनको लेकर के लगातार वो कार्यक्रमों में उतर रहे हैं। और दूसरा कि सुधीर शर्मा भी ब्राह्मण नेता है। ये दो ब्राह्मणों की लड़ाई में तीसरे ब्राह्मण का, देखो उनका बैजनाथ में भी इस्तेमाल किया गया। ये 2 ब्राह्मणों के बीच में तीसरे ब्राह्मण का जो इस्तेमाल करेगी भाजपा, वो कितना कर लाभ उन्हें दे पाएगा? हाँ, मुझे लगता नहीं है पंकज जी, क्योंकि अभी जिस तरह के लोगों का जो टेम्परामेंट है और राजनीति को देखने के तौर तरीके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार लोग कास्ट वाले फैक्टर को या समुदाय वाले फैक्टर को, खास करके जब हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, उतना ज़्यादा लोगों को हिट नहीं करेगा। तो लोग उससे ऊपर उठ के वोटिंग करेंगे। और एक आखिरी में बात के, अब हम देख रहे हैं ना चुनाव में कहीं ओबीसी नज़र आ रहा है, ना एसटी नज़र आ रहा है। और एसटी का तो कोई ना कोई कैंडिडेट होता था लोकसभा में। तो वो सेंटीमेंट्स अब किस तरफ चलेंगे? क्या सोच इस समय चल रही होगी उन समुदायों में? देखिए, थोड़ी देर के लिए ये जो इश्यूज होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ये शॉर्ट टर्म के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में नैरेटिव क्या बिल्ड होता है पॉलिटिक्स में, वो बड़ा मैटर करता है। और जब नैरेटिव बिल्ड हो जाता है तो जनरली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कास्ट वाला फैक्टर होता है, कास्ट वाला नैरेटिव रहता है या समुदाय वाला नैरेटिव रहता है, वो ज़्यादा चलता नहीं है। ये विधानसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तब चूंकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, उसमें कास्ट और समुदाय वाले फैक्टर थोड़े से क्लिक करते हैं लोगों को, लेकिन पार्लियामेंट्री में जनरली करते नहीं हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है और बहुत ज़्यादा क्लोज जान पहचान होती नहीं है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो ब्राह्मण वाला फैक्टर है या दूसरे वाला फैक्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ज़्यादा काम करेगा। ये थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है। जी हाँ, तो
ये था पूरा एक छोटा सा जो हमने एक दौरा किया है चंबा से लेकर के धर्मशाला से लेकर पूरे कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र का, और हमने विजय से जानने की कोशिश की कि वो कौन कौन सी नब्ज़ है जिस नब्ज़ को आनंद शर्मा जी को भी ढूंढना चाहिए, और कौन से वो मजबूत पक्ष है जिसको लेकर के भाजपा जो है वो अपने इस दुर्ग को और अभेद्य बनाने के प्रयास में डटी हुई है। अब देखते हैं शुक्रवार को आनंद शर्मा जी कांगड़ा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, लेकिन अभी तक जो खामोशी कांग्रेस में छाई है उस खामोशी के बाद कांग्रेस इस खामोशी को अपनी ताकत बनाती है या कमजोरी, ये आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और आप लोग भी इस पे मंथन कीजिए कि अब आनंद जी आएंगे तो आनंद कांग्रेस को आएगा या भाजपा को आएगा, लेकिन आनंद जी की पूरी गतिविधियां और साथ में कांग्रेस भाजपा की इस टक्कर के बीच में इसी तरह से राजनीतिक विश्लेषण लेकर मैं और विजय जी आपके बीच में आते रहेंगे, और आप इसी तरह से जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।